दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूं। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं चेतन भगत द्वारा लिखा गया उपन्यास टू स्टेट्स। तो आइए सुनते हैं इस उपन्यास के 23वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। रेडी? सुबह सुबह बाला ने मुझे काफ़ी पेश करते हुए मुझे खुश करने की कोशिश की। जी हाँ मिस्टर बालकृष्णन, ब्रांच हेड ऑफ कस्टमर सर्विसेज, मेरे लिए मग में काफ़ी लेकर आए थे। कितनी बुरी बात है कि वे मग को ट्रे में रखकर नहीं लाए। अपने आप को एक स्टूपिड के रूप में पेश करने के लिए ज़्यादा तैयारी की जरूरत नहीं होती, मैंने कहा और काफ़ी ले ली। मैंने देखा कि मग नीचे से गीला था। बाला ने फौरन मुझे अपने डेस्क से टिश्यू उठा कर दिया। शायद मुझे जल्द ही इस सब की आदत हो जाएगी, मैंने सोचा। हम 2 घंटे बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मिले। बाला ने प्रेजेंटेशन तैयार किया। अपने कैरेक्टर के मुताबिक उसने टाइटल स्लाइड से मेरा नाम हटा दिया। भारत के हर बैंक के हर डिपार्टमेंट के प्रेजेंटेशन की तरह यह प्रेजेंटेशन भी 1991 के उदारीकरण और उसके कारण देश को मिले अवसरों के विवरण से शुरू हो रहा था। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 3 महीनों में आईटी स्पेस में खासी अस्थिरता रही है, बाला ने ग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा, जो कि केवल नीचे की ओर जा रहा था। हमारे कंट्री हेड अनिल माथुर पहली फ्लाइट पकड़कर चेन्नई आए थे। उनके दिन की शुरुआत ही खराब रही क्योंकि उन्हें आखिरी मिनट पर बिजनेस क्लास सीट नहीं मिली थी और उन्हें आम लोगों के साथ कंधे रगड़ते हुए आना पड़ा था। प्रेजेंटेशन के दौरान उनका चिड़चिड़ापन बढ़ता रहा। अनिल की उम्र 40 साल के करीब थी और उन्हें एक युवा तुर्क की तरह देखा जाता था। सिटी स्टार सिस्टम को पसंद करती थी और वह उसी के सहारे फल फूल रही थी। अनिल को इस तरह इंट्रोड्यूस किया जाता था, दिस इज अनिल एमडी, ही इज अ स्टार परफॉर्मर। लेकिन किसी भी बैंक में करने को ऐसा कुछ नहीं होता जिसे स्टारडम कहा जाए। वास्तव में हमारे जन्म की निरस्ता को कम करने के लिए यह सिटी की एक और जुगत थी। बहरहाल जैसे ही अनिल रूम में आए, कुछ चेन्नई बैंकर्स की आंखें चमक उठीं, ठीक वैसे ही जैसे रजनीकांत का पोस्टर देखकर ऑटो ड्राइवर की आंखें चमक उठती हैं। और संक्षेप में यही वे कारण थे जिनके कारण आज हम इस स्थिति में हैं। बाला ने अपनी 1 घंटे की स्पीच खत्म करते हुए कहा, मुझे तब भरोसा ही नहीं हुआ जब उसने अपनी स्पीच को छोटी स्पीच कहा। अनिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने कमरे में नजर घुमाई। चेन्नई के ट्रेनीज यू भी आई कांटेक्ट से बचते रहे, खास तौर पर तब जब सामने कोई बड़ा अधिकारी हो। उसने बाला की ओर देखा और बाला ने मुझे देखा। आज मैं सुसाइड मिशन पर था। अनिल का सेलफोन बजा। उसने जेब से फोन निकाला। मुंबई से उसकी सेक्रेटरी का फोन था। व्हाट डू यू मीन कि बिजनेस क्लास के लिए वेटिंग लिस्ट है? मैं इन मद्रासियों से जिस तरह रगड़ते हुए आया था उसी तरह लौटकर नहीं जाना चाहता। मुझे और अनिल को छोड़कर रूम में बैठे हर शख्स को इस बात से ठेस पहुंची, लेकिन चूंकि अनिल बास था इसलिए उसकी इस बात पर सभी इस तरह मुस्कुरा दिए जैसे कि उसने कोई क्यूट रोमांटिक जोक सुनाया हो। अनिल फोन पर बात करते करते खड़ा हो गया। और मुझे लेने के लिए होंडा सिटी क्यों भेजी जाएगी? उन्हें बताओ कि यदि उनके पास मर्सिडीज नहीं है तो मैं BMW के लिए एलिजिबल हूँ। यस ऑफ कोर्स आई एम, उसने कहा और फोन रख दी। उसने जोर से ठंडी सांस छोड़ी और चेहरे को रगड़कर पूछा, जी हाँ, किसी को रोज अपने बुनियादी हक के लिए संघर्ष करना पड़े तो उसकी जिंदगी मुश्किल ही होगी। ओके फोकस फोकस, उसने खुद से कहा और कमरे में बैठे सभी लोगों ने अपनी कमर सीधी कर ली। सर, जैसा कि मैं कह रहा था, बाला ने फिर अपनी बात शुरू की। अनिल को 4 घंटे बाद वाली फ्लाइट से लौटना था। मुझे लगा कि शायद बाला यह उम्मीद कर रहा था कि वह प्रेजेंटेशन देता रहे और अनिल के पास उससे कुछ सख्त सवाल पूछने का समय ही न बचे। बाला, तुम बहुत बोल चुके, अनिल ने कहा।
मुझे केवल इस बात से मतलब है कि तुमने 1 महीने में 7 बड़े कस्टमर कैसे गवा दिए, जबकि हम हर दूसरे बाजार में आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी सिर झुकाकर जमीन को ताकते रहे। रिटेल कस्टमर को 2 करोड़ का नुकसान कैसे हो सकता है? वे बैंक में पैसा जमा कराने आते हैं या गंवाने नहीं आते? अनिल ने कहा। उसे इन कारणों से ही बैंक में एक स्टार का दर्जा मिला था। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सारा घाटा इंटरनेट स्टॉक्स में हुआ है, बाला ने कहा। उसकी आवाज से लग रहा था मानो वह मिन्नत कर रहा हो। तो यह किसका बिग आइडिया था कि इन लेडीज को इंडेक्स स्टॉक बेचे जाए? अनिल ने पूछा। सर, बाला ने कहा और मेरी ओर देखा। सभी की नजरें मेरी ओर घूम गईं। उनके साथ इस तरह देखने भर से मैं दोषी बन गया। तुम? अनिल ने पूछा। यस सर, आई एम क्रिस। तुम चेन्नई से हो? अनिल ने पूछा। वह मेरे लहजे के कारण सोच में पड़ गया था, जो बाकी लोगों से मेल नहीं खाता था। नहीं, मैं दिल्ली से हूं। तुम पंजाबी हो? मैंने सिर हिलाकर हामी भरी। अनिल ने कोई जवाब नहीं दिया, वह बस हंस पड़ा। वह एक सैडिस्टिक हंसी थी, मानो कोई मछली को पानी में बाहर तड़पता हुआ देखकर हंस रहा हो। उसकी सेक्रेटरी ने कन्फर्म किया कि वह बिजनेस क्लास में ही सफ़र करेगा और एयरपोर्ट पर उसे पिकअप करने BMW ही आएगी। अनिल ने सेक्रेटरी से कहा कि वह यह सुनिश्चित करे कि BMW कम से कम 5 सीरीज की तो होनी ही चाहिए। टाटा आंटी डील याद है, जो हमने बैक एम के साथ की थी? मैं बैक एम से उस इडियट MD के साथ आया था और कार कंपनी ने मेरे लिए टोयोटा और उसके लिए 5 सीरीज भिजवाई थी। कैन यू इमेजिन मुझ पर क्या बीती थी? अनिल ने फिर जोर देते हुए कहा। सेक्रेटरी ने कन्फर्म किया कि वह उनके लिए ऐसी कोई कार भिजवाने का बंदोबस्त नहीं करेगी जिसकी कीमत एक पूरे अपार्टमेंट से कम हो। अनिल का मूड अच्छा होते ही पूरे कमरे ने राहत की सांस ली। अच्छा, तो मैं कहाँ था? अनिल ने कहा और मेरी ओर देखा। वह फिर हंस पड़ा। तुम किस कॉलेज से हो? IIMA, मैंने कहा। सैल्यूट सर, अनिल ने सैल्यूट करने की नकल उतारते हुए कहा। मैंने सेगी बखारने के लिए कॉलेज का नाम नहीं लिया था। US हॉल मैं कहना चाहता था। मैंने IIMC से पढ़ाई की है। मैं IIM के वेटिंग लिस्ट में था, लेकिन उन्होंने मुझे कॉल नहीं किया। आई गेस मैं तुम्हारी तरह स्मार्ट नहीं था, अनिल ने कहा। मुझे नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब कैसे दूं। बाद अनिल फिर मुझसे मुखातिब हुआ। बट हु केयर्स? तुम्हारे कई IIMA सीनियर्स कंट्री मैनेजर नहीं बन पाए, जबकि मैं बन गया, अनिल ने कहा और मुझे देखकर आंख मारी। जाहिर है तुम्हें अभी तक उस बात का अफसोस है, घिनौने इनसिक्योर बेवकूफ, मैंने मन में कहा, जबकि बाहर से मैं मुस्कुरा रहा था। मन में बोले जाने वाले डायलॉग के बिना जिंदगी में भला क्या मजा रह जाएगा। तो यह तुम्हारा आइडिया था कि हाउसवाइफ्स को इंटरनेट स्टॉक बेचना बहुत फायदे का सौदा होगा, अनिल ने कहा। और बाला, तुमने इसे रोका भी नहीं? सर, मैं हमेशा यंग टैलेंट्स को इनकरेज करने की कोशिश करता हूँ। प्लस IIMA मैंने सोचा उसे पता होगा, बाला ने कहा। अब वह मेरे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट के प्रति अनिल की नाराजगी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। IIMA, एस राइट, अनिल ने कहा। तुम्हारी वजह से बैंक को इतना नुकसान पहुंचा है कि तुम 5 साल में भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। मैं सोचने लगा कि क्या मुझे बाला से अपनी डील कैंसिल करके सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अब तो मुझे बाला द्वारा पेश की जाने वाली कॉफी का भी कोई मोल नजर नहीं आ रहा था। व्हाट अबाउट मॉनिटरिंग? बाला, जब घाटा शुरू होना हुआ तो तुमने मॉनिटरिंग क्यों नहीं किया? मुझे ज़्यादा बिजनेस मिल रहा था सर, बाला ने कहा। लंच ब्रेक हो गया। मैंने सबके साथ खाना नहीं खाया। पहला कारण यह था कि मुझे अगली सुबह अपने साले साहब की क्लास के लिए IIT ट्रिग्नोमेट्री की तैयारी करनी थी। दूसरा कारण यह था कि अब मैं और फटकार नहीं सुन सकता था। और तीसरा कारण यह कि खाने में साउथ इंडियन स्पेशल था और अब तक मैं इस खाने से नफरत करने लगा था। मुझे पक्का पता था कि अनिल की भी यही हालत होगी। लंच के बाद अनिल ने जल्दी से मीटिंग खत्म की। मुझे अच्छे कस्टमर्स नंबर चाहिए, या तो उन कस्टमर्स को वापस करके ले आओ या नए कस्टमर्स बनाओ, मुझे इससे मतलब नहीं। एंड प्लीज
अगली बार बेहतर खाने का बंदोबस्त करना। हम ऐसा ही करेंगे सर, हम सुपर हार्ड मेहनत कर रहे हैं, बाला ने कहा। सभी ट्रेनी ने सिर हिलाया। आईआईएमसी के ट्रेनी को छोड़कर उनमें से किसी ने भी पूरी मीटिंग के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा था। आई कैन टेल यू, इंटरनेट डिबेकल के कारण पूरी बैंक में ले ऑफ होंगे, और यदि हमने चेन्नई को बॉटम में देखा तो समझो सभी की छुट्टी हो जाएगी, अनिल ने कहा। और उसके आखिरी शब्दों के कारण पैदा हुई दहशत हर के चेहरे पर नजर आई। एंड यू HR एरर, अनिल ने मेरे कंधे को थपथपाते हुए कहा। यू नीड टू बकअप बिग टाइम। अनिल और उसके साथी हमारी चिंताओं को ले जाने के लिए BMW आ गई। जब हम अपनी अपनी सीट्स पर लौट आए तो बाला मेरी डेस्क पर आया। थैंक बडी, मुझे तुम्हारा यह एहसान याद रहेगा, उसने कहा। बिग टाइम बडी, बिग टाइम, मैंने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 23वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। लीजिए अब सुनिए इस उपन्यास के 24वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। जब मैंने अनन्या के किचन में किसी चीज को तले जाने की खूब आवाजें सुनी तो मैंने अनुमान लगाया कि यह कोई विशेष अवसर होगा। मैं मंजू को 2 माह से ट्यूशन पढ़ा रहा था और वह कम्प्लान और बोर्नवीटा के विज्ञापनों में दिखाए जाने वाले बच्चों से भी ज़्यादा स्मार्ट हो गया था। मैं अपनी 1 महीने की आफ्टर टैक्स PF और HRA सैलरी दाव पर लगाकर कह सकता था कि मंजू IIT, मेडिकल या मनुष्य द्वारा बनाई गई कोई भी कठिन परीक्षा क्रैक कर देगा। इसके लिए ज़्यादातर तो उसकी मेहनत ही जिम्मेदार होगी और वह मेरे हर सुबह 5 बजे उठने से इसका ज़्यादा ताल्लुक नहीं होगा। क्या माजरा है, मैंने पूछा और 2 बार छींक दिया। जली हुई मिर्चों की गंध ने मेरी नाक में खलबली मचा दी थी। स्पेशल ग्रेड्स के लिए स्पेशल कुकिंग, मंजू ने अपनी फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स हल करते हुए कहा। कौन? हरीश, खाड़ी देशों से, मंजू ने कहा। हरीश कौन? स्टोव पर एक और कढ़ाई चढ़ चुकी थी। इस बार भुनी हुई राई, कड़ी पत्ता और प्याज की गंध हम तक पहुंची। यदि कोई पुरस्कार विजेता भारतीय उपन्यास होता तो मैं उस खुशबू का बखान करने में ही 2 पेज बर्बाद कर चुका होता, लेकिन उसका मुझ पर केवल यही असर पड़ा कि मुझे खांसी का एक दौरा पड़ा और मेरी आंखों से आंसू निकल आए। तो बहुत सेंसिटिव हो, मंजू ने मेरी ओर अफसोस भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर वह खड़ा हुआ और दरवाजे पर चला गया। अम्मा, एग्जॉस्ट फैन स्विच ऑन कर दो, उसने चिल्लाते हुए कहा और दरवाज़ा लगा दिया। अनन्या की माँ कढ़ाई में कड़छी घुमाती रहीं। ओके, अब तुम नहाने चले जाओ, वे लोग आते ही होंगे, अनन्या की माँ ने कहा और फिर अपनी आवाज़ का वॉल्यूम सबसे तेज करते हुए अनन्या को पुकारने चली गईं। ये हरीश कौन है? मैंने मंजू से फिर पूछा। नक्षत्रम नहीं मिले इसलिए वे लोग यहाँ आ रहे हैं। ओके, तो जी 9.8 मीटर पर सेकेंड है और रूट ऑफ। मंजू बात करते करते फिर अपनी जानी पहचानी दुनिया में चला गया था और मुझे अपनी दुनिया में अकेला छोड़ गया। एक ऐसी दुनिया जिसमें एक लड़का मेरी गर्लफ्रेंड के लिए आ रहा था ताकि उसे अपनी पत्नी बना सके। मैंने मंजू से उसकी नोटबुक छीन ली। ओह व्हाट, मंजू ने हैरत से मुझे देखते हुए कहा। हरीश वाला मामला क्या है, मुझे अभी बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगा कि तुम एडल्ट फिल्म देखते हो, मैंने कहा। मंजू हैरान रह गया। मैं वो फिल्म नहीं देखता हूँ, उसने डरी हुई आवाज़ में कहा। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने कहा। मुझे पता था कि हर लड़का एडल्ट फिल्म देखता है। मैंने तो बस एक बार बाय मिस्टेक, उसने हकलाते हुए कहा। कोई लड़का बाय मिस्टेक एडल्ट फिल्म कैसे देख सकता है? वह मेरे दोस्त की डैड की फिल्म थी। प्लीज अम्मा को मत बताना। उसका चेहरा और यहाँ तक कि उसका चश्मा भी डरा हुआ नजर आ रहा था। मैंने उसकी किताबें बंद कर दी। मुझे हरीश के बारे में सब कुछ बताओ, यह सब कैसे हुआ? मंजू ने मुझे हरीश के बारे में बताया, जो कि एक परफेक्ट तमिल दूल्हे का पोस्टर बॉय था। राधा आंटी पिछले 2 साल से हरीश से बात तय करने की कोशिश कर रही थी। वह भारतीय पेरेंट्स द्वारा तय किए जाने वाले हर मापदंड पर खरा उतरता था,
जिस वजह से वह अनन्या के लिए एक सही व्यक्ति माना जा सकता था। वह तमिल था, ब्राह्मण था और आयर था। अगर किसी में 3 खूबियां नहीं हों तो इतने भर से उसका नाम खारिज किया जा सकता है। उसने आईआईटी चेन्नई में पढ़ाई की थी और 9.45 का जीपीए स्कोर किया था। जी हाँ, स्वामीनाथन परिवार तक उसकी इस उपलब्धि का बखान भी पहुंच चुका था। इसके बाद उसने फुल स्कॉलरशिप के साथ एमएस किया और फिलहाल वह एक उभरती हुई सिलिकॉन वैली कंपनी सिस्को सिस्टम में काम कर रहा था। वह कभी शराब नहीं पीता था या मांस नहीं खाता था या स्मोकिंग भी नहीं करता था, यानी उसने जिंदगी में कभी कोई मजा नहीं किया था। उसे कर्नाटक संगीत और भरतनाट्यम का अच्छा ज्ञान था। उसकी आधी इंच घनी पूरी मूछें थीं। सैन फ्रांसिस्को के एक उपनगर इलाके में उसका अपना एक घर था। उसके पास सफ़ेद होंडा अकॉर्ड कार थी और उसके स्टॉक ऑप्शंस यदि पिछले 3 महीनों को छोड़ दें तो हर 12वें मिनट में डबल होते रहे थे। उसके पास एक टेलीस्कोप भी था जिससे वह सप्ताहांत के दिनों में आकाशगंगा को निहारता रहता था। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मौज मस्ती से उसका कोई वास्ता नहीं था, मंजू इस बात को लेकर बहुत उत्साहित था कि उसे टेलीस्कोप से देखने का मौका मिलेगा और उसे लगता था कि महज इस वजह से ही हरीश से उसकी बहन की शादी हो जानी चाहिए। उसने कहा कि टेलीस्कोप से सनी की रिंग्स के रंगों को देखा जा सकता है। मंजू ने उत्साह भरे स्वर में कहा, तुमने उससे बात की है? उसने 2 बार मुझे फ़ोन लगाया था, मंजू ने कहा। अनन्या ने उससे बात की है? नहीं, वह तब फ़ोन लगाता था जब वह घर पर न हो। वैसे भी जब तक नक्षत्रम न मिल जाए तब तक लड़का और लड़की एक दूसरे से बात नहीं करते। ये नक्षत्रम क्या है? मैंने पूछा। मुझे लगा कि शादी करने के पहले मेरे लिए जिन तमिल चीज़ों के नाम जानना जरूरी है उनकी फहरिस्त अब बहुत बहुत लंबी होती जा रही है। हेरोस्कोप, यह तो बहुत ज़रूरी है। यदि नक्षत्रम न मिले तो लड़का और लड़की के पक्ष आपस में बात नहीं करते, लेकिन अक्का और हरीश के नक्षत्रम मिल गए हैं। मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा। जब हम किसी लड़की को देखने जाते हैं तो हम केवल एक ही नक्षत्रम के बारे में सोचते हैं, और वह यह कि लड़की के खाते में कौन सा पेट्रोल पंप आएगा। तुम साइंस क्विज किड हो और सनी की रिंग्स देखना चाहते हो। इसके बावजूद तुम इस बात में यकीन रखते हो कि जिन लोगों के नक्षत्रम न मिले उन्हें आपस में बात भी नहीं करनी चाहिए? मैंने पूछा। हमारी कल्चर यही है, मंजू ने कहा। उसके हाथ अपनी वर्कबुक पाने के लिए मचल रहे थे। मैंने उसे उसके नोट्स दे दिए। और अब वो आ रहा है? मैंने कहा। हाँ, नाश्ते पर। और प्लीज़ अब फिर मेरी नोट्सबुक मत छीनना। सॉरी, मैंने कहा और खड़ा हो गया। मैं इस बारे में अनन्या से बात करना चाहता था। निश्चित थी अब तक उसे हरीश के आने के कारणों के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अभी तो मैं बस यहाँ से चला जाना चाहता था। बाय मंजू, मैंने कहा और मुड़कर जाने लगा। क्रिस भैया, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? उसने कहा। क्या? मैंने कहा। क्या एडल्ट फिल्म देखने से कुछ बुरा हो सकता है? मैंने उसे नज़रें तरेड़ कर देखा। मैं अब नहीं देखूंगा, आई प्रॉमिस। मैं तो बस जानना चाह रहा था, उसने कहा। ऐसा करने से तुम अंधे हो सकते हो, मैंने गंभीर मुद्रा में कहा। रियली? उसने कहा। ऐसा कैसे संभव है? बी केयरफुल, मैंने उसे आंख मारकर कहा और वहां से चला गया। वेलकम वेलकम। मैं घर से बाहर निकल पाता इससे पहले ही प्रवेश द्वार पर स्वागत सत्कार शुरू हो गया। मुख्य द्वार पर मानो अच्छी खासी भीड़ जमा थी। अनन्या के डैड और मॉम, शोभा थाई कांजीवरम साड़ियों में लिपटी 3 दूसरी आंटीज और सफारी सूट पहने 2 अंकल इस वेलकम पार्टी में शामिल थे। उन्होंने हरीश की आवभगत कुछ इस तरह की मानो वह भारत के पहले चंद्र अभियान से लौटा कोई एस्ट्रोनॉट हो। बड़े बुजुर्ग युवाओं के मामले में केवल तभी रोमांचित होते हैं जब उनकी शादी होने वाली होती है, क्योंकि वे तभी पूरी तरह स्थितियों को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। मैं अनेक बार अनन्या के घर आया था, लेकिन मुझे कभी किसी केबल मनी कलेक्ट करने वाले से अच्छा वेलकम नहीं मिला। लेकिन हरीश के लिए पल पावड़े बिछाए जा रहे थे। आंटी जी उसकी ओर कुछ ऐसे स्नेह से देख रही थी जैसे कि वह कोई 2 साल का बच्चा हो, जबकि वह किसी 2 साल के बच्चे से 50 गुना बड़ा था
और उसकी मूछें किसी भी 2 साल के बच्चे को दहशत में डाल देने के लिए काफ़ी थीं। उसने धूप का चश्मा पहन रखा था, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि अभी सुबह के 7 ही बज रहे थे, सिवाय इसके कि वह अपनी इस बेतुकी स्टाइल का प्रदर्शन करना चाहता था। उसके साथ उसके पेरेंट्स भी आए थे, एक आत्मसंतुष्ट तमिल परिवार जिसने अपनी उपलब्धियों की गर्व भरी भावना के साथ कमरे में प्रवेश किया। गनीमत थी कि सोफे पर बैठने से पहले हरीश ने अपना चश्मा निकाल दिया। अनन्या के पिता ने देखा कि मेरे चेहरे पर कन्फ्यूजन के भाव थे। अंकल, मैं जा रहा था, मैंने कहा। सारी, मैं मंजू की ट्यूशन के लिए आया था। नाश्ता किया? उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने कहा। तो बैठ जाओ, उन्होंने कहा। उनका स्वर इतना दृढ़ था कि मैंने फौरन उनकी आज्ञा का पालन किया। मैं यहाँ से दूर चला जाना चाहता था, लेकिन मेरे भीतर एक हिस्सा ऐसा भी था जो यह तमाशा देखना चाहता था। अब अंकल का ध्यान नए मेहमानों पर चला गया। शायद उन्होंने जानबूझकर मुझे रोका था। वे मुझे दिखा देना चाहते थे कि अनन्या किसके लायक है, और मैं कभी वैसा नहीं हो सकता। मैं एक घरेलू नौकर की तरह कोने की एक कुर्सी में बैठ गया, जिसे कभी कभी टीवी देखने की इजाज़त मिल जाया करती हो। टैक्सी ड्राइवर अपने पैसों के भुगतान के लिए भीतर आया। हरीश के पिता उसके साथ बाहर चले गए। वे टैक्सी ड्राइवर द्वारा बताए गए बिल का भुगतान करने को तैयार नहीं थे और धीरे धीरे उनकी बहस गरमाने लगी। हरीश के डैड 5 रुपए के लिए अड़े हुए थे, जबकि दूसरी तरफ उसकी माँ किसी से अपने बेटे की उपलब्धियों का बखान कर रही थी। MIT उसे बुला रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वह उनके कॉलेज से PhD करे। कमरे में मौजूद सभी महिलाओं को मानो मिनी आर्गेज्म हो गया हो। पंजाबियों के लिए जो महत्व मार्बल के फर्श का है, तमिलों के लिए उतना ही महत्व फॉरेन डिग्री का है। लेकिन उसके सिस्को के बॉस ने कहा कि तुम हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओ, हरीश की मां ने कहा। इस दौरान हरीश पूरे समय मुस्कुराता रहा। मंजू कमरे में आया और मुझे बुलाया। क्या हुआ? मैंने पूछा। मुझे डर था कि कहीं वह फिजिक्स का कोई और सवाल लेकर न आ गया हो। मैं उसके कमरे में चला गया। अनन्या उसके बिस्तर पर बैठी थी। मोरपखिया साड़ी में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। जिस दिन मैंने उसे प्रपोज किया था, तब भी वह उसने यही साड़ी पहन रखी थी। जाओ जाओ, बाहर तुम्हारा दूल्हा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैंने कहा। मंजू, कमरे से बाहर जाओ, उसने कहा। मंजू पहले ही पढ़ाई करने बैठ चुका था। आयो, अब मैं कहाँ जाऊँ? जाओ और मेहमानों से मिलो या किचन में अम्मा की मदद करो, अनन्या ने कहा। मंजू अपनी फिजिक्स गाइड के साथ लिविंग रूम में चला गया। मैंने अनन्या की ओर से अपना मुंह फेर लिया। आई एम सॉरी, उसने कहा। ये सॉरी शब्द की इजाद कमबख्त किसने की होगी? आखिर हर बात का जवाब केवल एक शब्द कैसे हो सकता है? कल तुम बाहर बैठे मिस्टर सनग्लासेस से शादी कर लोगी और आकर मुझसे कहोगी सॉरी, तब मैं क्या करूँगा? ओवर रिएक्ट मत करो। मैं यह सब केवल शोभा आंटी को भुलावे में रखने के लिए कर रही हूँ। मैंने अभी तक इस रिश्ते के बारे में अपना फैसला नहीं सुनाया है। मैं ना ही कहूँगी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसमें बताने जैसा कुछ भी नहीं है। तुम भी पेट्रोल पंप वाली लड़की को देखने गए थे ना? हाँ, लेकिन मैंने बाद में तुम्हें बता दिया था। वैसे भी कोई फॉर्मल बातचीत नहीं थी। मेरी मम्मी पम्मी आंटी से बस मिलने के लिए ही गई थी, और यह भी कोई फॉर्मल बातचीत नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा कि हरीश केवल एक कैजुअल विजिट के लिए आ रहा है। ओह, तो होरोस्कोप का मिलान केवल कैजुअली हो जाता है? यह केवल फर्स्ट स्टेप है, और वह भी शोभा आंटी का किया धरा है। क्रिस, मेरी बात सुनो। अनन्या तमिल लहजे वाली एक जोरों की पुकार सुनाई दी। आई लव यू, उसने कहा, और अब मुझे जाना होगा। वह मेरे करीब से ससराते हुए निकली। तुमने इतनी खूबसूरत साड़ी क्यों पहनी है? मैंने दरवाजे की चिटकनी पर हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया। क्योंकि माँ ने मेरे लिए यह साड़ी चुनी है। अब मैं जाऊं या तुम चाहते हो कि अप्पा यहाँ आ जाएं? चलो कहीं भाग चलते हैं, मैंने कहा। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो, उसने कहा और अपने पंजों के बल खड़े होकर मुझे चूम लिया। स्ट्रॉबेरी लिप ग्लास की खुशबू मेरे होठों पर ठहर गई। 5 मिनट बाद मैं बाहर आया। हरीश को लेकर मची हाय तौबा अब थोड़ी कम हो गई थी। पुरुषों ने अखबार खोल लिए। महिलाएं बैले डांसरों की तरह एक दूसरे को देखकर औपचारिक ढंग से मुस्कुरा रही थीं। दूल्हे ने अपना लेटेस्ट मेट्रोला स्टारबैक मोबाइल फ़ोन निकाला और मैसेजेस चेक करने लगा।
अनन्या की माँ ने हमेशा की तरह सांपों के जीवाश्म जैसे स्नैक्स परोसे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। यदि किसी पंजाबी घर में इस तरह का सन्नाटा पसर जाए तो यह मान लिया जाएगा कि कोई बहुत भयानक हादसा हो गया हो, जैसे कि या तो किसी की मौत हो गई हो, या किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी विवाद है, या फिर कोई काली दाल में मक्खन डालना भूल गया है। लेकिन अनन्या के घर का तौर तरीका यही था। मेहमानों से गर्मजोशी से मिलो, उन्हें बेस्वाद स्नैक्स परोसो और फिर अखबार खोलकर चुप्पी साधे बैठ जाओ। मेरी री एंट्री के कारण सभी का ध्यान मेरी ओर चला गया था। अनन्या की माँ को मुझे देखकर हैरानी सी हुई थी। अनन्या उनके करीब बैठकर हरीश के पेरेंट्स से बात कर रही थी। मैं अपनी कोने की कुर्सी में धंस गया था। मंजू के ट्यूटर, अनन्या की माँ ने कहा। सभी की नज़रें मेरी तरफ घूम गईं। कारपोरेट सूट पहनकर पढ़ाने आया एक ट्यूटर। ये अनन्या अक्का के क्लासमेट हैं। मंजू ने मेरा थोड़ा बहुत सम्मान रखते हुए कहा। तुम भी IIMA से हो? मेरे कई दोस्त तुम्हारे सीनियर्स हैं, हरीश ने कहा। रियली दैट्स नाइस, मैंने कहा। मैं मूछों से ढकी उसकी नाक में घुमावदार स्नैक्स घुसेड़ देना चाहता था, लेकिन मैं डिप्लोमेटिक ढंग से मुस्कुराता रहा। अनन्या के पिता हरीश के पिता से तमिल में बात करने लगे। समथिंग समथिंग सिटी बैंक चेन्नई पोस्टेड समथिंग 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 पंजाबी फेलो समथिंग समथिंग अल्लाह। सभी ने सिर हिलाया और राहत महसूस की, क्योंकि पंजाबी होने के कारण मैं एक सुरक्षित आउटसाइडर था। अनन्या बातें करो, अनन्या की माँ ने फुसफुसाते हुए उससे कहा। तुम यहाँ कितने समय के लिए आए हो? अनन्या ने कहा। उसकी चूड़ियाँ खनक उठी। उसे चूड़ियाँ पहनने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। 2 हफ्ते, फिर मुझे बाली में हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, हरीश ने कहा। बाली? अनन्या की आंटीज में से एक ने पूछा। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप समूह है। यहाँ से वाया सिंगापुर 8 घंटे की फ्लाइंग टाइम है, हरीश की माँ ने कहा। सभी ने सिर हिलाया। आखिर उन्हें नाश्ते से भी पहले एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारी जो मिल गई थी। अनन्या का परिवार ज्ञान का प्रेमी था, चाहे वह ज्ञान कभी उनके कोई काम न आए। हम डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े, या बेहतर होगा अगर हम कहें कि हम डाइनिंग फ्लोर की ओर बढ़े। अनन्या की माँ पहले ही केले के पत्ते बिछा चुकी थी। मैंने पाया कि केले के पत्ते सामान्य से ज़्यादा हरे भरे थे। शायद उनमें मेरी जलन झलक रही थी। आंटी ने हरीश की प्लेट पे खूब सारा खाना रख दिया। यह तो बहुत ज़्यादा है, हरीश ने अपनी प्लेट में रखी 6 इडलियों की ओर इशारा करते हुए कहा। किसी को एक चाहिए? उसने एक इडली उठाई और अनन्या की प्लेट में रख दी। वाह! सभी आंटीज एक सुर में चिल्लाईं। देखो तो, वो अभी से उसका कितना ख्याल रख रहा है। यू आर सो लकी अनन्या, एक आंटी ने कहा। मैं केले के पत्ते का एक टुकड़ा तोड़कर खाते खाते बचा। मैंने देखा कि बीचों बीच सांभर से भरी एक पतीली रखी हुई थी। मेरा जी किया कि उसे उठाकर हरीश के सिर पर उड़ेल दो। इडियट, वह अपनी इडलियां खुद ले सकती है, तुम बाली में डूब मरो, मैंने सोचा। हरीश को लगा यह वाकई मज़ेदार होगा कि वह उसे परोसी जाने वाली हर चीज़ से कुछ हिस्सा अनन्या को देता रहे। वह अपनी पत्तल से थोड़ी थोड़ी उपमा, पोंगल, चटनी और केले की चिप्स उसकी ओर बढ़ाता रहा। रियली हरीश, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि एक बैड जोक को ज़्यादा दूर तक नहीं खींचते हैं? और आंटियों, क्या तुम खीखी करना बंद नहीं करोगी? क्योंकि इससे इस इडियट को इनकरेजमेंट मिल रहा है। हमें US हॉलीडे कैलेंडर को ध्यान में रखकर तारीख तय करनी चाहिए, शोभा आंटी ने कहा। तो मुझे लगा कि वे कुछ ज़्यादा ही तेज गति से चल रही हैं। इजी आंटी इजी, अनन्या ने कहा। थैंक्स अनन्या मैडम, सो नाइस ऑफ यू कि आखिरकार आपने इन सब लोगों के बीच में एक समझदारी भरी बात कही। तुम ठीक तो हो ना? मंजू ने मुझे एक इडली देते हुए कहा। मैं उसे 2 महीने से पढ़ा रहा था। अगर मेरे मन में कहीं कोई उथल पुथल मची हो तो वह इसे समझ सकता था। मैं ठीक हूँ, मैंने कहा। नाश्ता चलता रहा और फिर अनन्या की माँ ने कुछ ऐसा किया कि एक दूसरे की ओर इडलियाँ बढ़ाने जैसी हरकतें और तारीख तय करने जैसी टिप्पणियाँ एकदम से थम गई। वे रोने लगीं। अम्मा, अनन्या ने कहा और उठकर अपनी माँ की ओर चली गई। अम्मा ने अपना सिर हिलाया। मंजू ने उनकी ओर देखा, लेकिन खाना जारी रखा। तमाम अंकल्स ऐसा दिखाते रहे मानो कुछ हुआ ही न हो। राधा, क्या हुआ? सुरुचि आंटी ने अम्मा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ।
ये खुशी के आंसू हैं। उन्होंने कुछ इतने भावनात्मक ढंग से कहा कि मुझे लगा जैसे मेरा गला भी भर आया हो। सभी आंटियों की आंखें नम हो आईं। हरीश की माँ ने अनन्या की माँ को गले से लगाया। मैंने अनन्या की ओर देखा, उसने आंखें फेर लीं। हमारे बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं, एक आंटी ने कहा, लेकिन उन्होंने इस छोटे से तथ्य को अनदेखा कर दिया कि बच्चे जहाँ बड़े होते जा रहे हैं वहीं वे भी तो बूढ़ा होती जा रही हैं। मैं तुम सबको देख लूँगा, तुम सभी को। मैंने हाथ धोते हुए कसम खाई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 24वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए चेतन भगत द्वारा लिखे गए उपन्यास टू स्टेट्स के 25वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाज सोनांचली के स्वर में। तुम उन्हें बता क्यों नहीं देती? जाहिर है धीरे धीरे आगे बढ़ने की हमारी रणनीति कारगर साबित नहीं हो रही है। मैंने मेनू खोलते हुए कहा। हम एमेथिस्ट में आए थे। यह खूबसूरत टी हाउस अंग्रेजों के जमाने के एक बंगले में मौजूद था। इस शहर की कुछ सबसे अच्छी बातों में यह टी हाउस भी शामिल था। 1 एकड़ इलाके में फैले इस बंगले में बाहर की तरफ शानदार बरामदे थे, जिसमें बेंत का फर्नीचर और बड़े बड़े पत्तों वाला पौधों के गुलदान थे। टी हाउस में जामुन आइस्ड टी और मीट एंड जिंजर कूलर्स जैसी नई नवेली चीज़ें परोसी जाती थीं। भेड़ के दूध के पनीर से बनी डिशेस खासी महंगी होती थीं। यह टी हाउस बंगला चेन्नई की स्टाइलिश महिलाओं और प्यार में पूरी तरह से डूबे उन प्रेमियों का पसंदीदा ठिकाना था जिन्हें लगता था कि जामुन मिक्स विद सोडा के सामने भला चंद 100 रुपयों की क्या विसात है। मुझे जामुन आइस्ड और चिकन सैंडविच लाना और कुछ बिस्किट्स और क्रीम भी प्लीज, अनन्या ने कहा। और थोड़ा पानी प्लीज, मैंने वेटर से कहा। स्टील वाटर या स्पार्कलिंग वाटर सर? वेटर ने पूछा। वह पानी जिससे तुम आज सुबह नहाए थे, मैंने कहा। सर? वेटर ने हैरत से कहा। नल का पानी सर। ठीक है, वहीं ले आओ, मैंने कहा। ऑफ कोर्स। मैंने उन्हें बताया है, वे राजी नहीं हैं, अनन्या ने विषय पर लौटते हुए कहा। तो क्या मिस्टर हरीश बीते कल की बात हो चुके हैं? फाइनली, हालांकि शोभा थाई को ओके होने में सालों लग जाएंगे। वे कहती हैं कि मुझे हरीश में एक खराबी बता दो, वह अपने दम पर किसी लड़की को नहीं पटा सकता, मैंने कहा। शट अप क्रिस, अनन्या ने कहा। तुम्हें पता है मैं हरीश का चैप्टर कैसे बंद कराया? तुमने उसे मेरे बारे में बता दिया? कुछ कुछ, मैंने तेज आवाज में कहा। मैं कोई मिस्टर कुछ नहीं हूं, मैं एक अच्छा भला इंसान हूं। हाँ, लेकिन मैं उसे सब कुछ तो नहीं बता सकती थी ना। कैसा लगता जब वह मुझे देखने आया था तो मेरा बॉयफ्रेंड भी मेरे साथ बैठा हुआ था। जरा सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। खैर, तुमने उससे क्या कहा? उसने मुझसे पूछा, या कहूं कि उसने इशारे में पूछा कि क्या मैं अब तक वर्जिन हूं। क्या? उसने यह पूछा? मैं उस बास्टर्ड की जान ले लूंगा, मैंने कहा। मेरा चेहरा तमतमा रहा था। अनन्या हंस पड़ी। वैसे किसी को जलते कुड़ते देखकर मजा तो आता है, उसने कहा। फनी। उसने कहा था, रुको मुझे याद कर लेने दो। हाँ, उसने कहा था कि क्या तुम अभी प्योर हो या नहीं, उसने खिलखिलाते हुए कहा। व्हाट अ लूजर। उसे किस चीज की तलाश है? घी, मैंने कहा। अनन्या पेट पकड़कर हंस पड़ी। रुको तो, मेरा जवाब सुनोगे तो तुम हंसते हंसते मर ही जाओगे। और वह क्या है? मैंने उससे कहा, हरीश, यदि वर्जिनिटी की कोई एंट्रेंस एग्जाम हो तो मैं निश्चित ही उसमें टॉप नहीं करूंगी, अनन्या ने कहा। तुमने ऐसा कहा? फिर क्या हुआ? और फिर द सिस्को बॉय ने फोन रख दिया। हरीश का चैप्टर क्लोज। राधा आंटी कहती हैं कि अब तो हरीश भी मुझे पसंद नहीं करता। वेटर हमारी ड्रिंक्स ले आया। ड्रिंक्स को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने पानी में खूब सारे पेंट ब्रश डुबो दिए हों। जामुन टी का स्वाद जरा अलग था
अलबत्ता अलग होने का मतलब यह जरूरी नहीं कि वह बहुत अच्छी ही हो। एमेस्टिक अपने माहौल के लिए जाना जाता था, उसकी डिशेज के पौष्टिक तत्वों के लिए नहीं। अनन्या, हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। तुम्हारे पेरेंट्स से मेरी पटरी नहीं बैठ पा रही है। हो सकता है मंजू के साथ मेरा थोड़ा मेलजोल हुआ हो, लेकिन बाकी लोग तो मुझे ना के बराबर स्वीकार कर पाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मैंने तुम्हें आज यहाँ इसलिए बुलाया है, तुम्हारे पास एक मौका है कि डैड को इम्प्रेस कर लो। मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें बताया था ना कि उन्होंने मेरे सामने अपने हाथ बांध लिए थे। वे अपने प्रेजेंटेशन को लेकर बहुत परेशान हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में इससे पहले कभी किसी ने बिजनेस प्लान नहीं बनाया। उन्हें कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। वे बहुत मुश्किल में हैं। मैंने तो उनके सामने मदद का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उन्होंने ही इनकार कर दिया। लेकिन अब वे ना नहीं कहेंगे। मैं भी उनकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है। यदि तुम उनकी मदद करो तो बात बन सकती है। बात बन सकती है बड़ी आसानी से। बात नहीं बन सकती है, हो भी सकता है, मैंने कहा। कोशिश करो, अनन्या ने कहा और मेरे हाथ पर हाथ रख दिया। शायद यह चेन्नई का अकेला एक ऐसा रेस्टोरेंट था जहां वह इस तरह का स्टंट कर सकती थी। यहाँ ऐसा करना ओके था। पहले तुम्हारा भाई और अब तुम्हारे पापा, और कुछ नहीं तो मैं तुम्हारा फैमिली ट्यूटर तो बन ही जाऊंगा, मैंने बची खुची चाय की चुस्कियां लेते हुए कहा। और मेरे लवर, अनन्या ने आंख मारते हुए कहा, थैंक्स। और तुम्हारी माँ के बारे में क्या? मैं उनकी आंखों में खुशी के आंसू कैसे ला पाऊंगा, जैसे प्योरिटी की खोज करने वाले हरीश के कारण आए थे। अनन्या ने हाथ फेंकते हुए कहा, मुझसे माम के बारे में कुछ न पूछो। पहली बात तो ये कि वे हरीश का नाम लेकर मुझे रोज दोषी ठहराती रहती हैं। दूसरी बात यह कि कर्नाटक संगीत में माहिर न होने के कारण चेन्नई ने उन्हें उनकी सही जगह पर ला दिया है। उन्होंने गाना पूरी तरह छोड़ दिया है। इससे वे और परेशान हो जाती हैं। वे खुद को दोष देने लगती हैं और फिर बात मुझ तक आ जाती है और यह चक्कर इसी तरह चलता रहता है। इस मामले में तो मैं भी उनकी मदद नहीं कर सकती। तुम फिलहाल पापा के दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। मैंने सिर हिला दिया। अनन्या सांस लेने तक रुक गई। मेरी बातें बर्दाश्त करने के लिए शुक्रिया, उसने कहा और मुझे क्रीम में लिपटा एक बिस्किट खिलाया। उसकी अंगुलियों पर भी कुछ क्रीम लग गई थी, जिसे मैंने आहिस्ते से चाट लिया। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ही मेरा हौसला बनाए हुए थीं। इजी, यह पब्लिक प्लेस है, उसने कहा। वेटर बिल लेकर आया। उसने अपने हाथ वापस खींच लिए। मैंने भुगतान किया और टिप के लिए इतने रुपए छोड़ दिए जो मेरे एक दिन के लंच बजट से भी ज़्यादा था। सुनो, तुम डांस करने चलोगे? उसने पूछा। डांस? यहाँ रात 8 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। हम डांस के लिए कैसे जा सकते हैं? क्योंकि चेन्नई में हम दोपहर में डांस करने जाते हैं। चलो ना, शेराटन के यहाँ बहुत अच्छा डीजे है। दोपहर 3 बजे? हाँ, सभी इसी समय आते हैं। नाइट क्लब पर बैन लग गया है, इसलिए अब आफ्टरनून क्लब चलने लगे हैं। हम एक ऑटो करके शेराटन पहुंचे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कम से कम 100 यंगस्टर पार्टी के कपड़े पहने बाहर धूप भरे बरामदे में इंतजार कर रहे थे। 10 मिनट बाद डिस्को खुला। सभी भीतर चले गए और बत्तियां बुझा दी गईं। बार का कारोबार शुरू हो गया। डीजे ने लेटेस्ट रजनी तमिल ट्रैक लगा दिया। मुझे छोड़कर सभी उसे सुनकर दीवाने हो गए। अनन्या ने म्यूजिक के रिदम पर थिरकना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छा नाच रही थी, उन सभी लड़कियों की तरह जिन्होंने छोटी उम्र से ही भरतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। नान ओन्नाई काडलिकारन, उसने तमिल में आई लव यू कहा। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने चारों ओर देखा। यंगस्टर वह सब कर रहे थे जिस पर उनके पेरेंट्स से लेकर सरकार तक पाबंदी लगा रखी थी। हाँ, यदि दोपहर में डिस्को हो सकता है तो एक पंजाबी लड़का भी एक तमिल लड़की से शादी कर सकता है। आखिरकार नियम इसलिए ही तो बनाए जाते हैं कि उन्हें तोड़ने के तरीके खोजे जा सकें। अंकल, अनन्या ने मुझे बताया था कि आपको अपने बिजनेस प्लान तैयार करने में मुश्किल आ रही है। अंकल ने कार को इस तरह ब्रेक लगाया जैसे उन्हें शॉक लगा हो। हम कभी फिएट में बात नहीं करते थे।
यह हमारी अनकही रस्म थी। मैं अपनी रिपोर्ट्स पढ़ता रहता था। वे ट्रैफिक और शहर की सड़कों को कोसते रहते थे। 20 मिनट में हम सिटी बैंक के समीप ट्रैफिक सिग्नल तक पहुंच जाते थे, जहां वे मुझे उतार देते थे। मैं उन्हें थैंक कर देता था। वे अपना सिर हिला देते थे, लेकिन हम कभी नज़र नहीं मिलाते थे। अनन्या और मेरी एमेस्टिक डेट के 1 हफ्ते बाद मैंने अपनी ओर से पहल की थी। अनन्या काम के सिलसिले में 5 दिन के लिए तंजौर चली गई थी। वहाँ के मंदिर देखने के लिए अनन्या की माँ भी उसके साथ गई थी। अनन्या ने मुझसे कहा था कि मदद का प्रस्ताव रखने के लिए यह परफेक्ट समय होगा। उसके पिता को यह भी नहीं लगेगा कि मैं अनन्या के लिए घर आना चाहता था। इसके अलावा वे मुझसे मदद ले सकते थे, जिसके बारे में उनकी पत्नी और उनकी बेटी को भी कुछ पता न चलता। वो तुमको यह सब क्यों बता रही है? उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर भींचते हुए कहा। एक्चुअली मैंने अपने बॉस को भी बिजनेस प्लान बनाने में मदद की थी, मैंने झूठ बोलते हुए कहा। रियली? उनका लहजा जरा नर्म पड़ा और उन्होंने मेरी ओर देखा। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बैंक हमेशा प्रेजेंटेशन ही बनाती है, मैंने कहा। अंकल ने ब्रेक से पैर हटाया। कार फिर चल पड़ी। अगर मैं आपकी मदद करना चाहूँ तो आपको एतराज तो न होगा? सिटी बैंक सिग्नल के करीब पहुँचते ही मैंने कहा। तुम पहले ही मंजू को ट्यूशन पढ़ा रहे हो, आखिर तुम हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? मैंने खूब सोचा कि इस सवाल का क्या जवाब दूं। चेन्नई में मेरा अपना कोई नहीं है, कोई पुराने दोस्त नहीं, परिवार भी नहीं, मैंने कहा। परिवार सब सुनते ही उनकी भौहें तन गई। जाहिर है आपका परिवार भी मेरा अपना परिवार तो नहीं है, मैंने कहा। उनका चेहरा फिर सहज हो गया। फिर भी अच्छा लगता है कि अपने घर जैसा कुछ तो है। मेरा सिग्नल आ गया। मैंने धीमे से दरवाज़ा खोला ताकि उनके पास जवाब देने को पर्याप्त समय हो। यदि तुम्हारे पास वक्त हो तो शाम को आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है। ओह ओके, मैं रात को आता हूँ, मैंने कहा। अंकल गाड़ी चलाकर आगे बढ़ गए। उनकी फिएट अपने पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड की एक ताज़ा झोंका छोड़कर चली गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे टू स्टेट्स उपन्यास के 25वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 26वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मेरे ख्याल से यह बेहतरीन आइडिया है, बाला ने कहा। हम अपनी प्रायोरिटी बैंकिंग ग्रुप टीम मीटिंग में बैठे थे। मुंबई ने देश भर के हमारे प्राइवेट क्लाइंट्स के लिए एक रेंज स्पिरिट डिनर का प्रस्ताव रखा था। मंदी के बावजूद उन्होंने सभी बड़े सेंटर्स के लिए बजट अप्रूव किया था। क्योंकि चेन्नई ने अपने क्लाइंट्स को एडवेंचर बैंकिंग से जोड़ा था, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा बजट की दरकार थी। तो हम यहाँ इस बारे में दिमाग खपाने के लिए बैठे हैं कि चेन्नई के कस्टमर्स के लिए कौन सा इवेंट सबसे कारगर साबित होगा, बाला ने कहा। आर्ट एग्जीबिशन, एक एग्जीक्यूटिव ने कहा। अगेन हम कुछ बेच रहे हैं, एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ने कहा। फोकस मौज मस्ती पर रहना चाहिए। फैशन शो, पहले वाले एग्जीक्यूटिव ने कहा। यह हमारे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड होगा, जवाबी प्रतिक्रिया आई। 10 मिनट तक यह डिस्कशन चलता रहा। मूवी नाइट से लेकर बॉलीवुड के किसी सितारे को बुलाने और लजीज खाना तैयार करने के लिए किसी शेफ को बुलवाने तक हर विचार पर बात की गई। बहरहाल किसी न किसी कारण हर विचार नाकाम रहा। क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं कहा था, इसलिए मुझे लगा कि मैंने मीटिंग में अपनी ओर से कोई योगदान नहीं दिया है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि चेन्नई के कस्टमर्स के लिए क्या चीज़ कारगर साबित हो सकती है, सिवाय इसके कि उन्हें उनका पैसा लौटा दिया जाए। क्रिस, तुम्हें क्या लगता है? बाला ने मुझे सपने से जगाते हुए कहा। मैं सपने में अनन्या का हाथ थामे चला जा रहा था और उसने मोरपंखिया साड़ी पहनी थी। हूँ, मैंने कहा। मैंने पाया कि सभी की नज़रें मेरी ओर घूम गई थीं। तुम भी अपनी ओर से कोई आइडिया देना चाहोगे? बाला ने कहा। हालांकि उसने मुझे अब थोड़ी छूट दे रखी थी, फिर भी उसके भीतर का अत्याचारी बॉस कभी कभी बाहर निकल आता था। म्यूजिक, व्हाट अबाउट म्यूजिक? एक म्यूजिकल नाइट रख लेते हैं, मैंने सुझाव दिया। पूरे कमरे में रोमांच भरे स्वर सुनाई देने लगे। आखिरकार एक ऐसा विचार सामने रखा गया था जिसके विरोध में कोई ठोस तर्क नहीं दिए गए।
अलबत्ता म्यूजिक में ही दर्जनों और नए विचार पेश कर दिए गए। कचेरी, चलो कचेरी करवा लेते हैं, एक ने कहा। ये क्या होता है? मैंने सरस्वती की ओर मुड़ते हुए कहा। सरस्वती परंपरागत तमिल लेजेंड थी जो साल में केवल एक बार बोलती थी और अपनी बाहों को कभी वैक्स नहीं करती थी। मैं स्वीकारता हूँ कि यह बिंदु यहाँ अप्रासंगिक है, लेकिन इस तरह की चीज़ों पर ध्यान न जाए यह बड़ा मुश्किल है। कचेरी कर्नाटक संगीत का एक कंसर्ट होता है, सरस्वती ने कहा और फिर पहले की तरह चुप्पी साध ली। मैंने सोचा कि हम कोई मज़ेदार इवेंट करवाना चाहते हैं, मैंने कहा। कर्नाटक संगीत भी मज़ेदार होता है, एक अन्य सुपरवाइजर रवि ने कहा। हाँ, उतना ही मज़ेदार होता है जितने की भीड़ भरी ट्रेन में गला फाड़कर रोते बच्चे। मैं कहना चाहता था लेकिन चुप रहा। चेन्नई में पॉलिटिकल करेक्टनेस जरूरी है, खास तौर पर तब जब हर कोई आपको बाहरी इंसान मानकर आपसे नफरत करता हो। मैं बाला से मुखातिब हुआ। हम हौसला बढ़ाना चाहते हैं। क्या कर्नाटक संगीत बहुत गंभीर नहीं? पॉपुलर म्यूजिक की शाम क्यों न आयोजित की जाए? गुड पॉपुलर म्यूजिक, ए आर रहमान। क्यों न ए आर रहमान का शो रखवा लें, एक व्यक्ति ने कहा। या फिर इलैया राजा का, दूसरे ने कहा। बाला ने सिर हिलाया और अपने हाथों को लहराकर ना कह दिया। हम इतने बड़े नामों के साथ कार्यक्रम नहीं बना सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है और इस तरह के लोग प्रेस को अपनी ओर खींचते हैं। कहीं ऐसा न हो कि कार्यक्रम में कोई कस्टमर प्रेस से कह दे कि उसे कितना घाटा हुआ है और हम इस तरह से कंसर्ट में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। मुंबई ऑफिस तो मेरी जान ही ले लेगा। 2 घंटे के विचार मंथन के बाद लंच ब्रेक हो गया। 3 से 5 तक ऐसे सिंगर्स को बुलाना तय किया गया था जिनका अच्छा खासा नाम हो, बशर्ते हम 2 लाख रुपए के बजट के भीतर ही यह इवेंट करवा लें। तो तय हुआ, बाला ने कहा। जब हमारी मीटिंग खत्म हुई तब शाम के 6 बज गए थे। मुझे लगा कि अब मुझे चलना चाहिए। आखिर आज मेरी बिग डैडी के साथ बिग डेट जो थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास टू स्टेट्स के 26वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, लीजिए सुनिए उपन्यास टू स्टेट्स के 27वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। तो क्या यह लगभग पूरा हो चुका है? मैंने कहा। अंकल ने मुझे अपने काम की एक सीडी दी थी। मैंने उसे अपने लैपटॉप पर अपलोड कर लिया। स्लाइड में किसी तरह का कोई पैटर्न नहीं था, कहीं भी बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था और फॉन्ट साइज 8 से लेकर 72 तक थी। हाँ, मैंने इस पर 3 हफ्ते मेहनत की है, उन्होंने कहा। हम लिविंग रूम में एक वर्क टेबल पर बैठे थे। मंजू भीतर पढ़ाई कर रहा था, घर में कोई और नहीं था। लैपटॉप की स्क्रीन देखने के लिए मैं और अनन्या के पापा एक दूसरे से सटकर बैठे हुए थे। इनमें कहीं भी फिंगर्स नहीं है, चार्ट्स नहीं है, स्पेसिफिक पॉइंट्स भी नहीं है। मैंने उनके प्रेजेंटेशन के प्रति कम आलोचनापूर्ण होने का प्रयास करते हुए कहा, साथ ही मैं सच कहने की भी कोशिश कर रहा था। फिंगर्स यहाँ हैं, अंकल ने अपना ब्रीफकेस खोलते हुए कहा। मुझे पावर पॉइंट में वह फीचर्स अभी सीखना है। उन्होंने 3 मोटी मोटी फाइलें निकाली जिन पर गंदे भूरे कवर चढ़े थे और सभी के भीतर 200 से कम सीट्स न थी। यह क्या है? हमारा पिछले साल का बिजनेस डेटा, उन्होंने कहा। आप यह प्लान में नहीं डाल सकते, मैंने कहा। प्लान कब सबमिट करना है? वह रास्कल वर्मा 1 हफ्ते के भीतर प्लान चाहता है, अंकल ने कहा। अनन्या के पिता जिस गति से चल रहे थे उस तरह से तो वे 1 साल में भी इसे सबमिट नहीं कर पाते। 1 हफ्ता? यह तो पिछली परफॉर्मेंस का डाटा है। आपको अगले साल का भी प्लान तो बनाना होगा। मैं जल्द ही वह सब बनाने वाला था, उन्होंने थूक निगलते हुए कहा। मेरे बाएं हाथ की कोहनी टेबल पर थी और हथेली मेरे माथे पर ही रही। फिर मैं स्लाइड्स को रिवर्स ऑर्डर में पलटने लगा ताकि पहली तक पहुंच सकूं। क्या जो मैंने किया है उसमें कुछ गलत है? उन्होंने कहा। मैं उनकी ओर मुड़ा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, जी नहीं, बस थोड़ा सा फिनिशिंग टच देना बाकी है। और वह कैसे होगा? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप बैंक में एग्जैक्टली क्या करते हैं, फिर मुझे इन फाइलों के बारे में बताइए। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया।
अगले 3 घंटों तक मैं समझता रहा कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक में एक डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर क्या करता है। वास्तव में काम बहुत था, जबकि मैं यही सोचता था कि गवर्नमेंट बैंक स्टाफ कुछ भी करता धरता नहीं है। लेकिन बहुत सारा काम रिपोर्टिंग, अप्रूवल्स और रिकॉर्ड मेंटेनेंस से संबंधित था। यह बिजनेस से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी थी। वे बताते रहे कि किस तरह उनके एग्मोर डिस्ट्रिक्ट्स में सेल्फ रिक्रूटिंग प्रोसेस चलती है। मुझे उबासी आ गई। फिर मैंने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा। 9:30 बज चुके थे। सॉरी, मैंने तुमसे डिनर के बारे में नहीं पूछा, मिस्टर स्वामीनाथन ने कहा। इट्स ओके, कीप गोइंग। मैं मुंह धोकर आता हूँ, मैंने कहा और अपनी कुर्सी पीछे खींच ली। मैं बाथरूम से लौटा, तब तक अंकल स्टील की 2 प्लेटें और लेमन राइस का एक बाउल ले आए थे। उन्होंने खाना गर्म करने के लिए बाउल को माइक्रोवेव में रख दिया। सॉरी, आज खाना ठीक ठाक नहीं है। मैंने मेड से सादा खाना बनाने को कह दिया था। उन्होंने कहा, इट्स फाइन। मैंने उनके प्लेट लेते हुए कहा। मैं किचन में गया, दही और पानी लिया। मुझे चमचे नजर आईं, लेकिन मैं उन्हें लिए बिना चला आया। मंजू कहाँ है? मैंने टेबल पर लौटकर पूछा। उसने खाना खा लिया है। वह सुबह 4 बजे उठ जाता है, इसलिए अभी वह सो गया है, अंकल ने कहा। हम चुपचाप खाते रहे। मुझे इस घर में पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरा स्वागत हुआ हो। निश्चित ही मुझे हफ्ते में 3 दिन काम करने के लिए नाश्ता और ऑफिस तक लिफ्ट मिलती थी, लेकिन आज की बात कुछ और थी। जब मैंने अपनी प्लेट में रखा खाना खा लिया तो अंकल ने मुझे थोड़ा और दे दिया। मेरे गिलास में पानी खत्म हो जाने पर उन्होंने उसमें पानी भी उड़ेल दिया। डिनर के बाद हम सब तब तक काम करते रहे जब तक कि नींद के मारे अंकल की आंखें नहीं मुदने लगी। 11:30 बज चुके थे। अब मुझे चलना चाहिए, मैंने कहा। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और सभी कागज जमा लिए। हाँ, अंकल ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना काम होगा। मैं दरवाजे तक आया। मैंने मन ही मन काम का एजेंडा सोच लिया था। प्लान यह है कि, मैंने कहा, कल हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ताकि हमारे पास कम से कम सभी 15 स्लाइड्स के लिए एक टाइटल हो। अगले दिन हम टेस्ट पर काम करेंगे। उसके अगले दिन हम किसी फिंगर्स और चार्ट्स पर काम शुरू कर देंगे। हम घर से बाहर चले आए। बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें छोड़ाऊं? अंकल ने पूछा। नहीं, मेन रोड से ऑटो मिल जाएंगे। गुड नाइट अंकल। मंजू से कह दीजिएगा कि मैं उससे परसों मिलता हूँ। थैंक यू क्रिस। अंकल ने मुझे हाथ लहराकर गुड बाय करते हुए कहा। एनी टाइम, मैंने कहा। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे उपन्यास 2 स्टेट्स के 27वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासवनांचली के स्वर में।